नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर लाइव भारत और मैं हूं शीतल राजपूत। एसआर लाइव भारत यानी नए भारत का नया मीडिया। और मेरे आज के मेहमान एक फौजी जनरल, रक्षा मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, हर मामले के जानकार और एक स्पष्ट और प्रखर वक्ता। सीधी बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, सटीक बात कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी। जनरल बख्शी, स्वागत है आपका एसआर लाइव भारत में। आपकी ये किताब बोस और गांधी मेरे हाथ में है और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस पर ये स्पेशल एपिसोड आपके साथ बनाने के लिए। आपने ये कहा है कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते, राष्ट्रपिता, तो वो खुद ये कहते कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए मैं नहीं या मेरे लोग नहीं बल्कि नेताजी बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज थी, जिसको ज़्यादा श्रेय नहीं दिया गया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, एक गीत बच्चे भी गुनगुनाते हैं इस देश में, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल वगैरह वगैरह। देखिए साहब, मैं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी सत्यवादी थे। अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद कहते कि ये सत्य नहीं है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो इतिहास है फ्रीडम स्ट्रगल का, हमारी आज़ादी की जंग का, वो लिखा था बिपिन चंद्र ने। और ये लिखा था उन्होंने आज़ादी के एकदम बाद, और तब तक 1977 में डिक्लासिफाइड हुई थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव्स लंदन में। उसके बहुत पहले ये किताब ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने पूरा श्रेय महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट पीस मूवमेंट को दिया। लेकिन हमने डॉक्टर कल्याण डे थे, एक रिसर्च स्कॉलर, उनको हमने लंदन भेजा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में जाके देखें तो कि अंग्रेज क्या कहते हैं। अरे भाई, वो क्यों गए? कि हमारा तथ्य है कि साहब हमारी हिमाकत से, क्योंकि हमने उपवास किया, सत्याग्रह किया, चरखे काटे, तो अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि वो छोड़ के चले गए। क्या मतलब बचकानी बात है। सत्य क्या है, इतिहास क्या है? हम नहीं कह रहे कि हम भगवाकरण कर रहे हैं इतिहास का। हम कह रहे हैं प्लीज गो बाय फैक्ट्स, एम्पिरिकल हार्ड फैक्ट्स। तो मैं आपको थोड़े फैक्ट्स गिनाऊं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली वॉज प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के 1945 से 1950 तक। आज़ादी के जो दस्तावेज थे हमको ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, वो उन्होंने साइन किए थे। तो उनसे ज़्यादा बड़ा चश्मदीद गवाह कौन हो सकता है इस प्रोसेस का? कोई और नहीं हो सकता। और वो 1956 में कलकत्ता आए थे और वो तत्कालीन जो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, वो उनके साथ जो राजभवन में ठहरे कोई 5-6 दिन। लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई जस्टिस चक्रवर्ती की और प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की। उन्होंने चंद एक सवाल किए जो सुनने के योग्य हैं जी। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि देखिए साहब, 1943 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी, ठीक है, और आपने उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया था। 57 अंग्रेज पलटने, गोरी पलटने, मतलब उन्होंने हिंदुस्तानी इस्तेमाल ही नहीं किए। वो ब्रिटिश पलटन, ऑस्ट्रेलियन पलटन, कैनेडियन, न्यूजीलैंड, ये सारी पलटने गोरी लगा के उन्होंने क्रश कर दिया था। सारे कांग्रेस के लीडर शामिल, महात्मा गांधी और क्या कहते हैं नेहरू, उन सबको जेल में सड़ने डाल दिया, ठीक है साहब। और वहाँ उन्होंने, गांधी जी ने उपवास शुरू किया। तो चर्चिल वहाँ प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, और उसने वहाँ से बोला ये अभी तक मरा क्यों नहीं। ये शब्द है चर्चिल के। तो लोगों ने कहा गांधी जी को, गांधी जी राया बदल गई है, प्लीज आप उपवास छोड़ दीजिए, हम आपको खोना नहीं चाहते। अफसोस की बात यह है कि गांधी जी की पत्नी बा, उन बेचारियों का देहांत हो गया। गांधी जी टूट से गए और बिल्कुल उनको जेल में, जैसे उनका फाइटिंग स्पिरिट वो तोड़ दिया गया। जब वो बाहर आए तो उनसे जब कुछ संवाददाताओं ने पूछा तो बोले साहब मेरा कोई अधिकार नहीं है, जो कुछ फैसला करेगी। जब मैं जेल गया तो मेरे सारे अधिकार गए, मैं सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वही फैसला करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। उनसे पूछा गया कि क्या आप अंग्रेज़ों के वॉर एफर्ट को सपोर्ट करेंगे? कहते हैं जी मैं करूँगा। मतलब ये हालत थी। मतलब
क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुकी थी। तो जस्टिस चक्रवर्ती का सवाल था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गई, 45 में आपने कमर तोड़ दी थी, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए, तो 1.5 साल बाद 47 में आप भारत छोड़ के क्यों गए? लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने बड़े सोच के कहा 3 चीजें हैं, 3 कारण। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ठीक है, स्पेसिफिकली ये बोला, स्पेसिफिकली उनकी शब्दावली में कोट कर रहा हूं। कहते हैं कि ये नेताजी, हालांकि आजाद हिंद फौज इम्फाल कोहिमा का युद्ध हार गई थी, लेकिन उनकी वजह से भारत की 25 लाख की फौज में बहुत ही आक्रोश आ गया था और हमको डर था कि किसी भी वक्त विद्रोह हो सकता है। और फरवरी 1946 में जब नेवल म्यूटनी शुरू हुई तो हम समझ गए कि हम यहाँ ठहर नहीं सकते, इसलिए हम भारत छोड़कर गए। उन्होंने दूसरा सवाल किया, देखो जस्टिस चक्रवर्ती एक जज थे, बड़ा पैना दिमाग था। दूसरा सवाल पूछा, देन व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया गेटिंग फ्रीडम। वो कहते हैं, एंड आई कोट, I'd like to quote him verbatim, इसको ना quote unquote. He said, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL, minimal. Please, ये मैं नहीं कह रहा. Prime Minister of England, the person who signed the Independence of India Act, उसकी ये कथन है कि महात्मा गांधी, और वो भी एक बड़े व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ, कि तुम लोग कहानी जो भी बनाओ, हमारे लिहाज से उनका रोल हमारे जाने में कम से कम था। गांधी जी बहुत सिंसियर थे, गांधी जी ने मास मोबिलाइजेशन करी, लेकिन फैक्ट ये है कि जो वो अहिंसा का रास्ता अपना रहे थे, अंग्रेजों को ये लगा कि अहिंसा तो हम सह सकते हैं, एंड इट इज कीपिंग द कंट्री नॉन वायलेंट। अरे साहब, 1857 के बाद अंग्रेजों का सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या था कि भारत में फिर वैसा विद्रोह हो जाएगा, वैसी गदर हो जाएगी 1857 में हुई। अरे गांधी जी तो वो गदर को रोक रहे थे, तो वो तो उनका फायदा कर रहे थे जाने अनजाने। मैंने ये बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर है जो पलट, इट इज द डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू, दूसरी तस्वीर है ये, जो कथित इतिहास है। हाँ। नाउ वी आर टेलिंग यू दी फैक्चुअल। तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये जो है ना, क्या कहते हैं, जो क्लेमेंट एटली की कोट है, ये तो साहब सेकंड थर्ड हैंड है, कि क्लेमेंट एटली ने बोला जस्टिस पीबी चक्रवर्ती को, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने रंजन बोरा को बोला, और जो एक और हमारे बंगाल के हिस्टोरियन थे, उन्होंने, आई जस्ट नेम विल जस्ट कम बैक टू मी, उन्होंने इसको अपनी पुस्तक में लिखा, तो तब आप इसको कह रहे हैं, तो इट इज नॉट प्राइमरी, इट इज सेकंड थर्ड हैंड टर्शरी एविडेंस है। तो हमने कहा ठीक है साहब, फिर लेट अस लुक फॉर प्राइमरी एविडेंस। देखिए साहब, देखिए साहब, मैं भी ये नाचीज, मैं फौज में गया था पढ़ाई से छूटने, लेकिन फौज में जाके मुझे बीएससी करनी पड़ी, फिर एमएससी करनी पड़ी, फिर मैंने एमफिल करी और रिटायरमेंट के बाद पीएचडी पूरी करी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मुझे भी आती है, मुझे कोई सिखाए ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ। हमने जो कल्याण डे थे, डॉक्टर कल्याण डे, उनको लंदन जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, वो गए, उन्होंने 6-7 महीने वहां लगाए और अध्ययन किया ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में। उसमें उनको कई अमेजिंग चिट्ठियां मिली जो कि प्रूफ पॉजिटिव दर्शाती हैं कि अंग्रेज क्यों गए, अंग्रेज क्या कहते हैं वो क्यों गए। और अंग्रेज कह रहे थे कि हम गए तो गए केवल और केवल आजाद हिंद फौज की वजह से, क्योंकि उनके जो उन्होंने उन्माद खड़ा किया था, हमारी सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह होने वाला था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में विद्रोह होने वाला था, और हमारे पास केवल 40,000 गौरे सैनिक थे, वो भी थक चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 6 साल लड़के, वो कोई पोजीशन में नहीं थे टू फाइट 25 लाख इंडियन सिपाही। आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सेना की ताकत 25 लाख थी।
जर्मनों को हमने हराया, जापानियों को हमने हराया, इटालियंस को हमने हराया। कितने अवार्ड जीते, कितने अवार्ड जीते साहब, कितने विक्टोरिया क्रॉसेस जीते। तो ये फौज अब अंग्रेजों, जिस पे अंग्रेज डिपेंड करते थे भारत पे राज करने, अब ये फौज की लॉयल्टी हिल चुकी थी। और ये कभी भी ये विद्रोह करने वाले थे। आजाद हिंद फौज ये के समर्थन इंटेलिजेंस में। हमारे पास थी, कभी भी विद्रोह करने वाले हैं। और फिर विद्रोह शुरू हो गया, जैसे मैंने बताया 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में रिवोल्ट हो गया। 20,000 से ज्यादा सेलर्स ने उसमें हिस्सा लिया, नाविकों ने उसमें हिस्सा लिया। तो हम समझ गए कि साहब हम रह नहीं सकते, हमको जाना पड़ेगा। उन्होंने ये जो चिट्ठियां थी, उन्होंने उनको फोटोकॉपी किया और मेरे को भेजी, ठीक है। और मैंने वो तमाम ओरिजिनल चिट्ठियां, मैंने उनको रेफरेंस साइट नहीं किया कि साहब प्लीज गो टू ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स, पेज सो एंड सो, चैप्टर सो एंड सो, ये देख लीजिए ये लिखा है। मैंने वो फुटनोट्स वगैरह भी मैंने देने से ज्यादा अच्छा समझा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करके हमने इसमें किताब में आपने लगा दिया है, बिल्कुल ठीक है। और मैं उनमें से कई तथ्यों पे आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। सबसे पहले नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, अंग्रेजों ने वॉर टाइम में ये खबर आज़ाद हिंद फौज के बारे में बिल्कुल दबा के रखी थी। वो जो रेडियो ब्रॉडकास्ट नेताजी करते थे वो बैन था कि कोई सुनेगा नहीं, सजा होगी अगर सुनेगा, फौज बिदक जाएगी, बिल्कुल फौज एकदम भड़क जाएगी उनको सुन के। बिल्कुल। तो इसलिए वो बिल्कुल उनके ऊपर बैन था, उन्होंने छुपा के रखा। लेकिन जब वो जंग जीत गए तो उन्हें लगा कि अब हम इनको मजा चखाएंगे, अब हम ये जो जिन्होंने हमारे खिलाफ हिंदुस्तानियों ने विद्रोह करने की हिमाकत करी, उनका नाक रगड़ेंगे रेत में और उनकी बेइज्जती करेंगे। और ये बेइज्जती करने के लिए उन्होंने 3 अफसर चुने पहली कोर्ट मार्शल ट्रायल के लिए, धिल्लन, सहगल, शाहनवाज। लाल किले से आई आवाज, धिल्लन, सहगल, शाहनवाज। उन्होंने इन 3 अफसरों को कहा ट्रायल की करने की ठानी? लाल किले में। लाल किले में क्यों साहब? क्योंकि वहां पे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था, वहां उसको सजा दी गई थी और उसको देश निकाला दिया गया था। बिल्कुल। मतलब वो ये आपको मतलब ह्यूमिलिएट करना चाहते थे एज अ पीपल, इंडियंस को, कि तुमने हमसे आजादी के लिए लड़ने की कोशिश करी, ठीक है, केवल भीख मांगना अलाउड है और कुछ नहीं, ठीक है। तो साहब जब ये खबर दुनिया में फैली, देश में फैली, सारे अखबारों में कोर्ट मार्शल, वो चाहते थे कि आजाद हिंद फौज की बड़ी कड़ी निंदा हो कि इन्होंने अपनी ओथ तोड़ दी, जो कसम खाई थी वो तोड़ दी राज के प्रति। अरे विदेशी राज के प्रति कसम खाना वही पाप है, उसको तोड़ना तो अनिवार्य है, उसी। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इनकी ट्रायल करेंगे। ट्रायल हुआ साहब, पूरे देश में आग लग गई। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कराची, देश भर में जो है दंगे और क्या कहते हैं भीड़ की उन्माद निकल पड़ी, रॉयट्स हो गई। कलकत्ता में पुलिस ने फायर खोला और पुलिस कमिश्नर इनमें एक रिपोर्ट में देता है कि साहब पहली बार हमने भारत में देखा कि पुलिस ने फायर खोला, भीड़ थोड़ी देर के लिए डगमगाई और फिर चढ़ती आई, हमने फिर फायर खोला, फिर चढ़ती आई, रुके ही नहीं। ऐसा आक्रोश उनमें भर गया था ये सुनकर कि आप एक आजाद हिंद फौज हमारे देश की आजादी के लिए लड़ी, कुर्बानियां दी, 26,000 मारे गए, शहीद हो गए, बहुत और अब बड़ी संख्या, 26,000 बहुत बड़ी संख्या, और अब उनको सजा दी जा रही है, और वो भी हमारा जैसे ह्यूमिलिएट करने के लिए लाल किले के अंदर, जहां कभी मुगल सल्तनत का राज होता था, भारत का राज वहां से चलता था। तो ये बड़ी तौहीन की जा रही थी। देश हिल गया। और उस वक्त जो आज़ाद हिंद फौज के रिटायर्ड सैनिक आ रहे थे, लोगों ने उनके ऑनर में रैलीज करनी शुरू की। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो मैंने इस किताब में साइट की हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि साहब हमारे भारतीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवान वर्दी में अटेंड कर रहे हैं ये रैलीज, वो भी गुस्से में है सारे,
और वो पूरे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो गलत जगह के लिए लड़े, वी फॉट फॉर द रॉन्ग साइड, हमें अपने देश के लिए, हमको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। और ये तमाम बातें आपकी इस किताब में सबूत के साथ हैं। सबूत के साथ हैं। और मैं आपको और आगे सबूत देता हूं। तब जब ये उन्माद शुरू हुआ तो उनको, इन लोगों को पनिशमेंट, कैशियरिंग, डिसमिसल की छुड़ा के पहले फांसी की सजा की बात हो रही थी, उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर इनको फांसी लगती तो देश भर में कत्लो गारत शुरू हो जाती। इतने लोग आक्रोशित हो चुके थे। ठीक है, उस वक्त सेना में जो है वो शुरू हो गई उबाल। सेना के जवानों में 25 लाख भारतीय, 40,000 गोरे सैनिक। फील्ड मार्शल ऑकिनले, जो उस वक्त कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, उसने एक लंबी एप्रिसिएशन लिखी कि क्या होने वाला है और हमको क्या करना चाहिए। ये इसमें पूरी वर्बेटम इस रिपोर्ट इसके और अंदर इस है। आंधी को भापते हुए जो कि फौज जो करती, उन्होंने लिखा वो जरा उन्होंने ध्यान से exit किया। सुनिए। वो इट इज वर्थ हियरिंग। ऑकिनले कहते हैं कि मेरे पास 40,000 सैनिक हैं, कभी भी रिवोल्ट भड़क सकता है। मेरा अंदेशा है कि ये रिवोल्ट फरवरी मार्च 1946 में होगा। ये 1945 नवंबर दिसंबर में ये एप्रिसिएशन लिखी गई थी कि पहला रिवोल्ट जो है छोटा, वो शायद फरवरी मार्च यानी कि वसंत की ऋतु में होगा, और जो बड़ा विद्रोह है वो जून तक हो जाने का अंदेशा है। 25 लाख अगर हिंदुस्तानी सैनिक हमको पत्थर भी मारे तो हमारे 40,000 ब्रिटिश अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते। ये तो साहब लड़े हुए हैं। ये जर्मनी जापान को हरा चुके हैं। पहले इनके पास 1857 में अपने अफसर नहीं थे, अब तो ब्रिगेडियर रैंक तक इंडियंस पहुंच चुके हैं। तो इनके पास लीडरशिप की भी कमी नहीं। मेरा सुझाव है कि साहब हमको एकदम, मेरे को अगर यहाँ पे रहना है भारतवर्ष में, हमको दोबारा लड़ना पड़ेगा भारतवर्ष को रिकॉन्कर करने के लिए। मेरे को 5 डिवीजन चाहिए। लंदन से जवाब आया, साहब देखिए 6 साल हम लड़ते रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2, हमारे लोग थक चुके हैं, वो अब कोई आके लड़ना नहीं चाहता इंडिया के अंदर, और वो भी 25 लाख जो है बैटल हार्डन सोल्जर्स के साथ। तो इतनी तो फौज है नहीं। तो उन्होंने बोला फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है साहब हम जो गोरे लोग हैं सैनिक, वो हम रिक्रूट करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप। अरे बोला साहब पूरा यूरोप थका हुआ है, लड़ मर के उनकी जी बाहर आई है, आंत बाहर आ चुकी है, तो कोई नहीं आना चाहता। ये झगड़ा इस वक्त चल ही रहा था। तो जब ये रिपोर्ट उन्होंने फिर भेजी वायसरॉय फील्ड मार्शल वेवल। फील्ड मार्शल वेवल ने चिट्ठी लिखी अपने द किंग एम्परर को और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को, इंपीरियल जनरल स्टाफ, कि साहब मैं बिल्कुल सहमत हूं जो फील्ड मार्शल ऑकिनले ने कहा है, और मेरा परामर्श यह है कि हम एकदम भारत की आजादी की बातचीत शुरू कर दें और वहां से निकले, और इज्जत बचाकर जब तक समय है चुपचाप निकल आए, नहीं तो हमको खदेड़ के निकाला जाएगा। ये फील्ड मार्शल वेवल की शब्दावली है। इतना बड़ा ये रहस्य जो बनाया गया इसका आज तक नहीं, आपकी किताब से ये बात सामने आई है सबूत मैंने के साथ। पहली बार जो दस्तावेज एक्चुअली ओपन डोमेन में थे 77 के बाद, लेकिन पर्दा डाल दिया गया कि बात ही नहीं होगी। बिल्कुल दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अरे बिना खड़क बिना ढाल, आपको शर्म नहीं आती ये कहते, जहां 26,000 शहीद हो गए हों, और 26,000 का आंकड़ा मैंने आपको समझाया शीतल जी। हमारे जो नेशनल वॉर मेमोरियल पे 26,680 नाम है आज के दिन। 1947 से लेकर आज तक जो भी लड़ाइयां हुई हैं, 13 लाख आर्मी नेवी एयरफोर्स में 26,680 शहीद हुए। यहाँ 60,000 आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीद हो गए। आप इसको नॉन वायलेंट कहते हैं? विद व्हाट फेस कैन यू कॉल इट नॉन वायलेंस? किस मुंह से आप उनकी जो शहादत कुर्बानी को आप परिहास कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं उसका? इट इज एन इंसल्ट टू द मार्टियर्स। जब आप ये फैक्ट सामने लेकर आए तो एक विरोधी खेमा भी है जो कि ये लगातार आरोप लगाता है कि अब इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, तो इसका आपको भी सामना करना पड़ा ही होगा। बिल्कुल करना पड़ा, और बड़ी खुशी से मैं सामना करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। अरे साहब, इफ यू आर अ जेन्युइन हिस्टोरियन, if you are interested in empirical hard facts, then please read.
इफ यू हैव आईज रीड, और अगर कोई आपके पास फैक्ट्स है तो आप लेकर आइए, और अगर आपके पास काउंटर फैक्ट्स है तो हमें दिखाइए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। We would also like to see. Counter fact is not the opinion of Bipin Pal Chandra, a court historian. चमचे बड़े से बड़े इस देश में चमचों की कमी तो थोड़ी ना है कि नहीं साहब, हम समझते हैं। अरे आपके समझने से क्या होता है, इतिहास क्या कहता है, दस्तावेज क्या कहते हैं, व्हाट इज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज प्राइमरी एविडेंस। ये और सुनिए, मैं आपको बताता हूं, वेवल ने ये चिट्ठी लिखी लंदन को, लंदन से जवाब आया, बड़ा चिढ़ा हुआ, क्योंकि चर्चिल जैसे भी लोग वहां पे थे तब, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, बट उनका जवाब आया, तुम बुड्ढों की पतलून ढीली हो गई। बुड्ढे मतलब वो फील्ड मार्शल वेवल और फील्ड मार्शल ऑकिनले को कह रहे थे। इनको सिपाही जनरल्स बोलते थे, क्योंकि इन्होंने दोनों ने पूरा जीवन अपना ब्रिटिश इंडियन आर्मी में निकाला था। मतलब गोरे ट्रूप्स की कमांड कम करी थी, भारतीयों की ज्यादा करी। बोले यू सिपाही जनरल्स हैव लॉस्ट योर ग्रिट। फील्ड मार्शल वेवल ने चिट्ठी लिखी जो देखने लायक है। He says, if His Majesty thinks I have lost my nerve, it is your duty to replace me at this very instant. अगर महाराजा धीराज समझते हैं, द किंग एम्परर समझते हैं, किंग जॉर्ज V, कि मैं I have lost my nerve, कि मैं हिम्मत खो बैठा हूं, तो आपका फर्ज है कि आप इसी वक्त मुझे इस पद से निष्कासित करें। टेक मी आउट, बट यू इग्नोर माई एडवाइस एट योर ओन पेरिल। लेकिन मेरे परामर्श को आप दरकिनार नहीं कर सकते, करेंगे तो अपने पेरिल पे, अपने आप ही का खतरे। नुकसान होगा, नुकसान हमारे देश का होगा, नुकसान यूनाइटेड किंगडम का होगा। यू कांट गेट क्लियरर देन दैट। यू सी, एंड दीज आर ऑल इन ब्लैक एंड व्हाइट। कि वो गए क्यों? गए इसलिए कि दे वर एंटिसिपेटिंग अ रिवोल्ट। नंबर 2, वो रिवोल्ट हो गया। जनरल बख्शी, ये सारी रिसर्च जो आपके सामने आई, जो आपने पढ़ी और उसके बाद आपने एक किताब लिखी और इसमें वो तमाम चीजें आपने इसमें दर्ज हैं सबूत के साथ, इसके बाद आप बिल्कुल पुष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका नेताजी बोस और आज़ाद हिंद सेना की थी, महात्मा गांधी और उनके जो मूवमेंट था, उनका जो था अहिंसक मूवमेंट, उसकी नहीं थी। I emphatically state, with all the emphasis at my command, मैं पूरे ताल ठोक के, एक हिस्टोरियन, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूं, मैंने भी PhD करी है, मैं ताल ठोक के एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूं, एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूं, द प्राइम कैटलिस्ट फॉर इंडिया गेटिंग फ्री was Netaji Subhash Chandra Bose, and the so-called non-violent movement was peripheral and did not really force the British to go. देखिए, साउथ अफ्रीका ने भी, नेल्सन मंडेला ने भी महात्मा गांधी की तर्ज पर फलसफे को फॉलो किया कि नॉन वायलेंट मूवमेंट पे लड़ेंगे। कब आजादी मिली साउथ अफ्रीका को? 1990 की दशक में। तो आपको भी साहब, अगर आप चलते नॉन वायलेंट मूवमेंट पे, शायद आजादी शायद मिल जाती, लेकिन 1970, 80, 90 इसके आसपास मिलती साहब। 47 immediately after the war, you know, it is Bose and his vision. बोस ने कहा था कि हमको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई देश भीख में आजादी नहीं मांग सकता, भीख में आजादी का आपके टोकरे में नहीं डाली जाएगी, आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ोगे तभी ये लोग जाएंगे, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका नारा था। भारतीय को याद है, ठीक है, और भारतीयों ने खून दिया, 26,000 भारतीयों ने खून दिया। जिसका कोई जिक्र नहीं। त्रासदी ये है कि इन 26,000 का कहीं नामो निशान नहीं है, किसी पत्थर पे भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में इनका नाम नहीं लिखा। जनरल बख्शी, अब आपकी मांग क्या है? अब इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आखिरकार 75 साल बाद हमने देखी, पूरा देश गदगद है, लेकिन अब आपकी आगे क्या मांग है इस किताब में जो सबूत है उसको देखते हुए? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने हमारी ये मांग सुनी और उन्होंने जो है
इंडिया गेट के ठीक पीछे वो जो खाली छतरी जहां कभी किंग जॉर्ज V द एम्परर ऑफ इंडिया का पुतला होता था, वो लोगों ने उखाड़ के फेंका था भारतवर्ष में आजादी के बाद, और वो रिक्त स्थान खाली पड़ा था कोई तकरीबन पिछले 75 साल से। ये मोदी जी की बहुत बड़प्पन है और बहुत उन्होंने देश के लिए एक बहुत सुंदर कार्य किया कि उन्होंने वहां पे एक 28 फुट की 80 टन की नेताजी की मूर्ति की स्थापना करी है, और वो जो राजपथ होता था उसका नाम आज कर्तव्य पथ है। ठीक है, और मेरा सिर्फ उनसे अब एक ही और विनती है कि अगर नेताजी खुद होते, आज जीवित होते, भगवान ने ऐसा किया होता, तो वो पहले कहते कि मेरी मूर्ति इंस्टॉल करने के पहले मेरे 26,000 जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक शहीद स्मारक बनाइए, एक वॉर मेमोरियल बनाइए। यहां मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, नेताजी जब उनको पता चल गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एटम बॉम्ब फोड़ दिए गए थे जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान आत्मसमर्पण ने कर दिया था जापान ने, तो तब वो जानते थे कि ये वाला खेल तो खत्म है। अब वो रूस जाके लड़ाई करना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे आजादी की लड़ाई। तो उस वक्त उन्होंने आजाद हिंद फौज का एक मेमोरियल सिंगापुर में खड़ा किया था जी। ठीक है साहब। 45 अगस्त में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल बनने वाला था, और नेहरू जी वो सिंगापुर गए। सिंगापुर के प्रवासी भारतीयों ने उन्हें कहा कि देखिए, आजाद हिंद फौज का एक मेमोरियल है यहाँ, क्या आप वहां कुछ श्रद्धा सुमन डालना चाहेंगे 26,000 शहीदों के लिए? तो बोले हाँ जी, मैं अवश्य आऊंगा। तो जैसे ही वो जाने वाले थे तो उनको वहां से फोन आया माउंटबेटन का, जवाहर यू विल नॉट गो, पीरियड। लेकिन उनको इससे आप क्या दिक्कत हो सकती थी? नहीं, सुनियो तो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हो सकती थी। इसे जवाहर यू विल नॉट गो, नेताजी के आईएनए का जो वॉर मेमोरियल, आप वहां जाओगे नहीं। और चुपचाप धुम दबाकर नेहरू जी गए नहीं। माउंटबेटन ने आर्मी के इंजीनियर्स भेजे, वहां पे डायनामाइट बारूद लगाया और उसको उड़ा दिया कि इन्होंने हिमाकत करी ब्रितानवी सरकार के खिलाफ, हुकूमत ब्रितानिया के खिलाफ लड़ने की, उड़ा दो इसका ये वॉर मेमोरियल। इस फौज का नाम निशान नहीं होगा, और इस फौज के जो बचे हुए लोग हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे और उनके खिलाफ ट्रायल्स और जनरल कोर्ट मार्शल्स होंगे। और उस वक्त तो सोचते कि आधों को तो डेथ सेंटेंस दिया जाएगा फॉर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द किंग एम्परर। आप समझ रही हैं? उस वक्त देखिए साहब, उन्होंने वो उड़ा लिया। तब से लेके आज तक एक मेमोरियल नहीं बना। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1995 में जब 100th एनिवर्सरी थी आजाद हिंद फौज की, तो सिंगापुर के भारतीय प्रवासी मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्चा करके एक आजाद हिंद फौज का मेमोरियल वहां खड़ा किया। अरे साहब, अब तो हमारी सरकार है, पैसे की क्या कमी? क्या कमी है हमें पैसे की? हमको अब वॉर मेमोरियल नहीं बनाना चाहिए। वो जो आत्माएं भटक रही हैं, अरे हम लोग त्रास करते हैं, तर्पण करते हैं अपने पितरों का, अरे वो पितरों की आत्माएं साहब भटक रही हैं, तब से आप उनके लिए एक शहीद स्मारक नहीं बना सकता ये देश? पैसे की कमी है हमारे पास? अरे साहब, तब तो हम योगदान देने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, भारतीय मूल के लोगों ने सिंगापुर में ये कर दिया। भारतीय मूल के लोग कुलालमपुर मलेशिया में अपनी जेब से पैसा खर्चा करके बनाने की बात कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल उपयुक्त समय है, और मेरी मोदी जी से विनती है, मैं जानता हूँ बहुत उन पे दबाव है, प्रेशर है, पूरा देश का भार उनके कंधों पे है, लेकिन ये विनती अगर उनकी तरफ पहुंच जाए आपके माध्यम से, और हमने फेसबुक पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है जिसमें 27,000 से ज़्यादा तो सिग्नेचर हमको आ ही चुके हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि ये लाख तक पहुंच जाएंगे सिग्नेचर कैंपेन। तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी से, हमारी दरखास्त है कि जो ऐतिहासिक प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी टू मेन स्ट्रीम नेताजी एंड द आईएनए, उन नेताजी को, उस आजाद हिंद फौज को जिसने पिछली सरकारों ने दफना दिया था,
अंडर द कारपेट बरी कर इतिहास की दिया किताबों था। से गायब हैं। इतिहास की किताबों से उड़ा दिया था। मुझे बता दीजिए किसी किताब आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जिसमें नेताजी के बारे में 3 लाइन से ज्यादा हो कि चलते चलते ये रास्ते आपके बहुत अहम दस्तावेज हैं इस किताब में। जी। तो ये भी देश में युवा पीढ़ी या जो हमारी लोग आपको लगता है कि ये चीज भी उन तक पहुंचनी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए? किताब तो बिल्कुल लोग पढ़ पढ़ाई ही रहे जानी हैं। चाहिए, और हम तो कई बार गए हैं ये बात करने के लिए कि करिकुलम में चेंज होना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक सुना है हाँ जी हो जाएगा, हो रहा है। अभी तक तो हमने वो होता देखा नहीं है। एक आपसे आखिरी सवाल वो ये कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप महात्मा गांधी की जो भूमिका है उसको बिल्कुल क्या हम दरकिनार करेंगे क्योंकि समय बदला है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आप पर्सनली महात्मा गांधी को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं दोहराता हूँ, वो एक संत थे, एक महात्मा थे। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज वैल्यूज, बट द सिंपल फैक्ट इज मैं अब इसको एक इतिहासकार, एक मिलिट्री हिस्टोरियन की नजर से देख रहा हूं कि भाई हमें आजादी, डिड इट वर्क फॉर अस और डिड इट नॉट वर्क फॉर अस? दैट इज एसेंशियल, दैट इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस वी मस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज उससे देखिए कई और चीजें निकलती हैं। आजादी के बाद नेहरू जी ने, क्योंकि इस बुनियाद पे उन्होंने लिया था कि हम तो अहिंसा और शांति के पुजारी हैं, तो हमको तो साहब जब वो उनका जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था पहला, जनरल सर रॉय बुचर, जब वो उनके पास आया कि साहब नए हिंदुस्तान की फौज को बढ़ाना पड़ेगा, कि वो 25 लाख से घटाकर 3 लाख कर दी गई थी और 3 लाख को भी बांटा था हिंदुस्तान इधर और पाकिस्तान पाकिस्तान, में। हाँ। ठीक है, तो उसने बोला साहब आपको ज्यादा चाहिए होगी, कल खतरा कहीं ना कहीं से आ सकता है, चीन से खतरा आया ना, तो हमको फौज बढ़ानी पड़ेगी। आप जानती है नेहरू जी ने उसे क्या बोला? जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, आई जस्ट नीड द पुलिस, टेक अवे दिस फाइट, मुझे नहीं चाहिए फौज। ये शांति प्रिय देश है, कौन हम पे अटैक करेगा? चीन ने किया, पाकिस्तान ने 4 बार किया। तो देखिए, ये अहिंसा का पाखंड करते करते अपना मिथ जो आपने बनाया था उसको सब्सटैंशिएट करते करते अगर आप देश का नुकसान करना शुरू कर दें, आप देश की फौज के साथ आपने कटौती करनी शुरू कर दी, फंड देने बंद कर दिए कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमको पिटवाया साहब आपने 1962 में, और तब जाके नेहरू जी तो बेचारे 64 में वो धक्का सह नहीं सके, वो चल बसे। लेकिन फैक्ट ये है कि हमको उसके बाद हमारी आर्मी कोई 5 गुना एक्सपैंड करनी पड़ गई, क्योंकि यथार्थ, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ। आपने ये भी कहा कि लोग मुझे ये कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम जहां हैं इस वक्त वो उसका नतीजा है जहां से हम चले और हमारा भविष्य इससे तय होगा। हाउ वेल पुट। आई कीप सेइंग वेयर वी आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर वी केम फ्रॉम। हम कहां जा रहे हैं बहुत हद तक मुनस्सर है कि हम आए कहां से। क्या हम अहिंसा के रास्ते आजाद हुए तो फिर फौज की क्या जरूरत है? आप चरखा काती है ना, जब चीन आता है लद्दाख में तो चरखे भेजिए, भाई लोग चरखा काटेंगे वहां पे और चीन चला जाएगा। पाकिस्तान आप लाइन ऑफ कंट्रोल में चरखे भेजेंगे? नहीं, प्लीज लेट्स बी रियल, let's be realistic and live in the real world and not a dream world, not mythology. We want history which is based on the truth, which is based on facts, which is based on empirical facts, you see, which cannot be disputed. We want history which is based on facts. इसी नोट पर मैं आपको धन्यवाद कहूंगी। बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा लाइव भारत के साथ बातचीत की। God bless. जय हिंद। जय हिंद।